हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ड्रूड लोरेंज मॉडल पढ़ रहे थे और ड्रूड लोरेंज मॉडल को हमने इंट्रोड्यूस किया था कि क्या सीन है, और ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बारे में आइडिया देता है कि जो सॉलिड मटेरियल है उनमें विद्युत चालन कैसे होता है उसके बारे में बताता है ये मॉडल, जो थ्योरी है वो। और इसमें हमने काफ़ी सारी बातें की थी और हमने बोला था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया गया है तो जो करंट होता है नेट करंट जीरो होता है, कंडक्टिविटी जीरो होती है। लेकिन बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो दो चीज़ें होती है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उसकी वजह से एक कोलिजन होता है, टक्कर होता है, तो उन दोनों का इफेक्ट आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, अपवहन वेग पे। तो अपवहन वेग पर जो दोनों का इफेक्ट आता है उसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। एक का इफेक्ट तो हमने कैलकुलेट कर लिया था और एक का इफेक्ट जो आया था वो तो ये आया था। अब हम लोग वो दूसरा कैलकुलेट करेंगे, ये वाला कौन सा, जालक से टक्कर। तो जालक से टक्कर वाली बात करेंगे अभी हम लोग। बी पार्ट कर लेते हैं, जालक से टक्कर का प्रभाव। टक्कर का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कोलिजन विद लेटिस। देखो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो वो लेटिस से टक्कर करेंगे, जालक से मतलब वो आयन वगैरह से उनसे टक्कर करेंगे, तो उसके वेलोसिटी में क्या होगा, कमी आएगी, वेलोसिटी कम होगा। तो लिखो यहाँ पे, जब इलेक्ट्रॉन ठोस पदार्थ में गति करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ठोस पदार्थ में गति करते हैं तो जालक से टक्कर के कारण उसके अपवहन वेग में परिवर्तन होता है। तो जालक से टक्कर के कारण उसके अपवहन वेग में परिवर्तन होता है। तो जालक से टक्कर के कारण उसके अपवहन वेग में परिवर्तन होता है। जब इलेक्ट्रॉन ठोस पदार्थ में गति करता है तो जालक से टक्कर के कारण उसके अपवहन वेग में परिवर्तन होता है। अपवहन वेग में परिवर्तन की दर, अपवहन वेग में कमी की दर, अपवहन वेग में कमी की दर अपवहन वेग के समानुपाती होती है। अपवहन वेग के समानुपाती होती है, अपवहन वेग के समानुपाती होती है। ठीक है, इंग्लिश में लिखो इसको। When electrons move in solid material, these will collide ये चीज these will collide with lattice, then the drift velocity of electrons decreases. ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या होगी, कमी होने वाली है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो वो कितनी डिक्रीज होगी, तो लिखो यहाँ पे एक और लाइन लिखो इंग्लिश में, द रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, द रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इज प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ऐसा है कि टक्कर की वजह से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में परिवर्तन आता है, ये एवरेज है डीवीडी, ड्रिफ्ट वेग में परिवर्तन आता है किसकी वजह से, कोलिजन की वजह से। हिंदी वाले इसको यहां पे टक्कर लिख सकते हैं। इसकी वजह से वो प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है वीडी के। जितना ज्यादा वेग होगा उतना ही वेग जल्दी जल्दी कम होगा, क्योंकि बहुत तेज गति से अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में है, बहुत फास्टली मोशन कर रहा है, तो वो फटाफट टक्कर भी जल्दी जल्दी करेगा। अरे बहुत फास्ट स्पीड में जा रहा है तो वो कोलिजन भी जल्दी करेगा, और कोलिजन जल्दी करेगा तो उसका वेलोसिटी भी डिक्रीज भी जल्दी होगा।
तो ये जो है वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो मैं नेगेटिव लगा देता हूँ यहाँ पे, कमी आएगी। अब देखो डी वी डी बाई डी टी, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट ले लेते हैं, कुछ कांस्टेंट को, ये माइनस वी डी तो है, कांस्टेंट को मैं लिख देता हूँ, कुछ अल्फा लिख देता हूँ, माइनस अल्फा वी डी। कुछ लोग इसको अल्फा मत समझ लेना, मेरा लिखने का मेरे से ठीक से लिखा नहीं जाता, इस ये अल्फा नहीं है, ये अल्फा, ये समानुपाती का चिन्ह है, प्रोपोर्शनलिटी साइन है ये, ठीक है। आगे चले। दूसरी चीज, ये जो अल्फा है, अल्फा को 1/t लिख रहे हैं, इसको टाउ, 1/टाउ। ये टाउ जो है इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल। इसका भी डेफिनेशन बताऊंगा। टाउ जो है विश्रांति काल बोलते हैं इसको, विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये आएगा डी वी डी बाई डी टी माइनस वी डी बाई टाउ, वी डी बाई टाउ। आगे चले, डी वी डी बाई, ये देखो वी डी को इधर ले आता हूँ मैं और इसको इधर ले आ जाता हूँ, तो माइनस डी टी बाई टाउ, ठीक है। इसमें एक तरीके से ये क्या डी वी तो है, अरे क्या हो रहा है, इसका इंटीग्रेशन ही तो हो रहा है, ये वी डी है, ये जो भी वी डी है ना, वी डी वो सेम ही है जो पहले था, मतलब एवरेज ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी एवरेज ही आएगा, जहाँ पे भी ले रहे हो आप एवरेज ही ले लो सब जगह, यहाँ पे सब जगह क्या है, वो एवरेज ही चल रहा है, एक ही टाइप का है जो भी है। अगर मैं कहीं पे लिख भी नहीं रहा तो वो एक ही बात है। तो ये एक तरीके से ऐसा ही तो है, डी वी डी बाई वी डी माइनस डी टी बाई टाउ। इसको इस तरीके से समझना, मतलब ये एवरेज का साइन लगाने से कहीं कंफ्यूज हो जाओ, इसका मतलब कि इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन होगा तो इसको इंटीग्रेट कर लो आप। इंटीग्रेट किया, मान लो कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी जो है वो है स्टार्टिंग में वी डी, टी इक्वल्स टू 0 टाइम पे इसको मैं 0 लिख देता हूँ, और टी टाइम पे कुछ आएगी वो वी डी टी लिख देता हूँ, ठीक है। और इधर भी टी इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे टाइम टी पे, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम लो इसका, जब बोलते हैं यहाँ एक्स वैल्यू, और ये आएगा वी डी 0 और वी डी टी। इधर एलसीएम लिया, सॉरी इंटीग्रेशन किया, तो 1 माइनस 1/टाउ, ये तो कांस्टेंट है, और ये है t माइनस 0। इसका लिमिट पुट करेंगे तो ln वी डी टी आ जाएगा, और आएगा एक सेकेंड माइनस ln वी डी 0, ठीक है। टाइम t पे t हो जाएगा, 0 पे 0 हो जाएगा, फिर माइनस टी बाई टाउ, ये आ जाएगा, छाप लेना पोज करके। ln, ये इसका मैं ऐसे लिख देता हूँ, वी डी टी टाइम पे जो है और वी डी 0 टाइम पे जो है वो ln में है ये, ठीक है। इधर है माइनस टी बाई टाउ। दोनों तरफ अगर एंटी लॉग ले लूँ तो इधर तो बचेगा वी डी टी, इधर बचेगा वी डी 0 पे, जो 0 टाइम पे, और इधर ln लूँगा तो e टू पावर में चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई टाउ। तो ये जो है वी डी टी इज इक्वल टू वी डी 0 इंटू ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये तो t टाइम पे, किसी टाइम पे t पे, और ये 0 टाइम पे, मतलब स्टार्टिंग में जब स्टार्ट कर रहे हैं तब उसका वेलोसिटी है वी डी 0, प्रारंभिक वेग, ये इनिशियल वेलोसिटी। ये है t टाइम पे जो उसका वेलोसिटी होगा वो। तो जैसे मैं बात करूं कि मैं अभी चालू किया, टाइम देखना, इस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो है ये, मैं बोलूँ कि 5 सेकंड पे, तो t बराबर 5 सेकंड पे, 5 सेकंड पे जो वेलोसिटी आएगा वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये छाप लेना है यहाँ पर पॉज करके, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चले। ये जो वी डी टी है, टी समय पर वेग, टी समय पर वेग, मैं यहाँ पर एवरेज इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि ये फिर बड़ा सा अजीब सा दिखेगा आपको दिखने में, तो कंफ्यूजन होगा। वेलोसिटी एट टाइम टी, एट टाइम टी, वी डी जीरो, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, ये आ गया। अब ये जो टाउ है ये रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम है विश्रांति काल बोलते हैं। इसका डेफिनेशन बनाते हैं, देखो, इफ टी जो है वो टाउ हो, मतलब जो आप जितने टाइम के बाद में चेक कर रहे हो वो टाउ के बराबर हो, मतलब कि वो रिलैक्सेशन टाइम के बराबर हो, टाउ के इक्वल हो, तो देखो क्या आएगा, तो वी डी टी इज इक्वल्स टू क्या होगा, वी डी जीरो ई टू पावर माइनस टी का वैल्यू रखो टाउ अपॉन टाउ, तो ई टू पावर क्या हो गया 1 हो गया माइनस का, तो वी डी टाउ इज इक्वल्स टू वी डी जीरो और ये आ जाएगा ई टू पावर -1 मतलब ई आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो ये प्रारंभिक वेग है, ये टी समय पे वेग है, कितने समय बाद में, टाउ समय बाद में, तो प्रारंभिक वेग का 1/e गुना हो जाता है, ये प्रारंभिक वेग का 1/e गुना ही है ना, कितने टाइम में हुआ, टाउ टाइम में, तो टाउ या विश्रांति काल वो टाइम पीरियड है जिसमें वेग प्रारंभिक वेग का 1/e गुना हो जाता है, तो 1/e टाइम्स जितने टाइम में हो जाता है वेलोसिटी, उसको बोलते हैं क्या, रिलैक्सेशन टाइम या विश्रांति काल। तो ऐसा है, अगर मैं इसका कर्व बनाऊं, इसका एक्सपोनेंशियल में डिक्रीजिंग है ना, तो इसको छाप लेना एक बार पॉज करके, देखो एक कर्व बनाता हूं मैं ऐसा, ये है वी डी टी, इधर तो वेलोसिटी है, तो t इक्वल्स टू 0 पर जो वेलोसिटी है, t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी प्रारंभिक मतलब प्रारंभिक टाइम में, प्रारंभिक कंडीशन में, तो वो वी डी जीरो के बराबर है, वी डी जीरो। फिर क्या होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होता है, फिर चरघातांक के रूप से घटता है, देखो e टू पावर में माइनस है ना, e टू पावर में माइनस, इसका मतलब ये घटता रहेगा और ये इस तरीके से घटता है ये, तो वेलोसिटी घटेगा घटेगा घटेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब t का वैल्यू टाउ के बराबर हो तो इसका वेलोसिटी प्रारंभिक वेग का 1/e गुना हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहां पर प्रारंभिक वेग का कितना हो गया, 1/e गुना, ये टाइम है, इधर इधर टाइम का वैल्यू जब टाउ के बराबर आया तो इसका वेग जो है प्रारंभिक वेग का कितना हो गया, प्रारंभिक वेग का 1/e गुना हो गया, तो 1/e टाइम्स जब हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी का, तो उस टाइम को, टाइम का वो वैल्यू क्या हो जाता है, विश्रांति काल होता है, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड बोलते हैं इसको, तो ये रिलैक्सेशन टाइम पीरियड है। ये आई बात समझ, इसको रिलैक्सेशन टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पर विश्रांति काल की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी अपने को, ये छाप ही लिया होगा आपने, एक सेकेंड देखो, ये सब कुछ छाप लिया, ये छाप लेना पॉज करके, और ये जो लिखा हुआ है ना इसको पॉज करके छाप लेना। मैं विश्रांति काल की डेफिनेशन लिखता हूँ, तो लिखो यहाँ पर विश्रांति काल की डेफिनेशन, ये ग्राफ बना लेना एक साइड में और डेफिनेशन लिखना। अतः विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, विश्रांति काल रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड या रिलैक्सेशन टाइम एक ही बात है, इसका डेफिनेशन लिखो यहीं पे। समय का वह मान, समय का वह मान, समय का वह मान जिसमें, समय का वह मान जिसमें इलेक्ट्रॉन का वेग, जिसमें इलेक्ट्रॉन का वेग उसके प्रारंभिक वेग का, इलेक्ट्रॉन का वेग उसके प्रारंभिक वेग का
1/e टाइम्स हो जाए, प्रारंभिक वेग का 1/e गुना हो जाए, 1/e गुना, 1/, वैसे हिंदी में नहीं लिखना, ऐसे लिखना 1/e, 1/e गुना हो जाए, वह समय जिसमें इलेक्ट्रॉन का वेग अपने प्रारंभिक वेग का 1/e गुना हो जाए विश्रांति काल कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। इंग्लिश में लिखो दैट टाइम पीरियड इन विच, दैट टाइम पीरियड इन विच, दैट टाइम पीरियड इन विच द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट टाइम पीरियड इन विच द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, the velocity of electron becomes, the velocity of electron becomes 1/e times of its initial velocity, 1/e times of its initial velocity, 1/e times of its initial velocity, 1/e times of its initial velocity। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का 1/e टाइम हो जाए। क्लियर है? तो ये बात है भैया। अब आगे चले। अब ये तो हो गया, मतलब अभी तो हम लोग वो देख रहे थे ना वेलोसिटी पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, वो तो अभी हमने कंप्लीट ही नहीं किया, वो यहाँ से देखेंगे। ये चीज़ भी इसी थ्योरी में आती है, इसलिए मैंने साथ साथ ये भी हो जाता है इस यहाँ पे। देखो यहाँ पर इस इक्वेशन को कुछ नंबर दे देता हूँ मैं। ये जो है ना, ये वाला इक्वेशन, इसको मुझे यूज करना है, तो इसका कुछ नंबर दे देते क्या हमने कुछ नंबर शायद पहले वाले डेरिवेशन में कुछ दिए होंगे। इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 तक हो गया था ना, 6 कर देते हैं इसको। दिस इज इक्वेशन नंबर, वेर इज, ये रहा इक्वेशन नंबर 6। ये वेलोसिटी पे टक्कर का इफेक्ट है, ये कोलिजन का, इसको आप ऐसे भी लिख देना, टक्कर या कोलिजन लिख लेना इंग्लिश वाले यहाँ पे, कोलिजन। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो दो चीजें आ गई अपने पास में, कोलिजन का भी इफेक्ट आ गया, उसका भी इफेक्ट आ गया, दोनों का इफेक्ट एक साथ लेते हैं अभी। देखो अपवहन वेग की परिणामी दर, रिजल्टेंट या नेट रेट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो देखो क्या होता है, एक्सटर्नल फील्ड भी लग रहा, बाहर से जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है उसका भी इफेक्ट है, कोलिजन का भी इफेक्ट है। थोड़ी देर में दोनों बैलेंस हो जाते हैं कि ये बाहर से विद्युत क्षेत्र लग रहा है, वो उसको चलाने की कोशिश कर रहा है, टक्कर की वजह से वो रुक रहा है, दोनों मिल मिला के फाइनली एक सेटलमेंट हो जाता है और एक फिक्स वैल्यू मिल जाता है कि कांस्टेंट वैल्यू, फिर उस वैल्यू से चलने लग जाता है। तो वो जो आएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो दो इफेक्ट है अपने पास में, डी वी जो है वो डी टी, इसका जो इफेक्ट है रिजल्टेंट, नेट इफेक्ट है, मतलब परिणामी। ये दो चीज़ों की वजह से है, एक तो डी वी डी बाई डी टी, ये तो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य एक्सटर्नल बोल देता हूँ इसको मैं, और एक है कोलिजन की वजह से डी टी, ये टक्कर की वजह से, टक्कर कोलिजन। ठीक है, दोनों की वजह से आएगा, दोनों की वजह से आएगा, तो दोनों की वैल्यू लिख दो। हम लोग दोनों की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ही चुके हैं। ये नेट है, परिणामी है। ये बाह्य एक्सटर्नल इफेक्ट है जो बाह्य विद्युत क्षेत्र, इसकी वजह से जो आया था वो तो ही है, माइनस ई बाई एम, ये था डी बाई डी टी, माइनस ई कैपिटल ई बाई एम, ये है माइनस ई कैपिटल ई, माइनस ई कैपिटल ई बाई एम, और इसका जो वैल्यू है टक्कर वाले का, कोलिजन वाले का ये है माइनस वी डी बाई टाउ, माइनस वी डी बाई टाउ। ठीक है,
अब मुझे ये पता है कि, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज़ को, जब बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हमने, फिर टक्कर भी होगी, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो वेलोसिटी बढ़ेगा या जो भी बैलेंस होगा, टक्कर की वजह से थोड़ा कम होगा, और फाइनली थोड़ी देर में इनमें बैलेंस होके एक फिक्स वैल्यू मिलने लग जाती है और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से गति करने लग जाता है, मतलब एक निश्चित वेग मिल जाएगा, फिर वो वेग चेंज नहीं होता है, वो वेलोसिटी जो है वो फिक्स वेलोसिटी मिल जाएगी, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। तो ऐसा है, जो Vd है वो क्या है, कांस्टेंट है, नियत आ जाता है थोड़ी देर के बाद में, जब थोड़ी देर में बैलेंस हो जाता है तो वो नियत हो जाता है, ये नियत है, और ये कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। अतः dVd/dt जो आएगा वो क्या आएगा, जीरो, ये जीरो आएगा। तो यहाँ पे देखो, अतः 6 तक हो गया था ना, ये 7 और ये हो गया 8, तो भाई 7 और 8 लेफ्ट साइड, ये मतलब ये लो, ये नेट कर दो, ये लो, ये क्या हो गया, जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो 7 और 8 से बाई इक्वेशन 7 और 8 देखो क्या आएगा, 0 = माइनस ई कैपिटल ई बाई एम माइनस वी डी बाई टाउ, ये आ गया। अब आगे देखिए, वी डी का जो वैल्यू मिला, वी डी को एवरेज लिख लो या कैसे लिख लो, मैं इसको थोड़ा एवरेज ही है लेकिन मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ नॉर्मली, वी डी ये इधर आएगा, तो ये माइनस ई कैपिटल ई बाई एम, वी डी जो है वो आ जाएगा माइनस ई टाउ कैपिटल ई बाई एम। ठीक है, ये मिल गया अपने को Vd का वैल्यू। अब इस Vd के वैल्यू से क्या होगा, मुझे क्या कैलकुलेट करना, मुझे कंडक्टिविटी चाहिए, चालकता चाहिए। तो देखो, पॉज करके इसको छाप लेना, सिंस J = क्या होता है, माइनस एन ई Vd होता है, ये होता है धारा घनत्व, धारा घनत्व जो होता है इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी J। Vd का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 6 हो गया था क्या, इक्वेशन 8 हो गया था, 9 एंड दिस इज 10, तो 10 में 9 से वैल्यू पुट कर दो Vd का, तो बाय इक्वेशन 9 एंड 10 देखिए Vd का वैल्यू पुट करते हैं, तो J का जो वैल्यू आएगा, J माइनस एन ई Vd का वैल्यू आएगा माइनस ई टाउ एन ई स्क्वायर टाउ ई बाई एम। करंट डेंसिटी मिल गया, का जो मॉडल है उसके अकॉर्डिंग, उसका जो थ्योरी है उसके हिसाब से J ये मिल गया। क्लियर है। अभी कंडक्टिविटी और निकाल लेता हूँ, सिंस कंडक्टिविटी जो होता है, चालकता जो होती है कंडक्टिविटी, उसके लिए एक चीज अप्लाई होती है कि सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा इज इक्वल टू होता है J बाई ई। पढ़ा था मैंने जब पहले जो थ्योरी पढ़ी थी, थोड़ा बेसिक पढ़ा था उसमें, सिग्मा इज इक्वल टू J बाई ई होता है। J का वैल्यू है तो पुट कर देते हैं, इक्वेशन 10 था, ये 11 हो गया, ये 12 है। तो देखो इक्वेशन 11 12 से है, बाई इक्वेशन 11 एंड 12, तो ये आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू J का वैल्यू एन ई स्क्वायर टाउ ई बाई एम टाउ एम ई, ये तो इसका वैल्यू रख दिया, J का E है, E विल कैंसिल आउट टू ईच अदर, तो ये बचेगा सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टो बाई एम, ये मिल गया कंडक्टिविटी। इसी तरीके से रेसिस्टिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
अपने को कंडक्टिविटी से ज़्यादा मतलब है, लेकिन एक बार रेसिस्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। सिमिलरली रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी और रेसिस्टिविटी जो आएगा वो जिसको लिखते हैं रो से, तो जो रो आता है वो आता है 1/सिग्मा, तो जो रो आएगा वो आएगा 1/(1), एम ऊपर आ जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा n² टाउ। ये आ गया रेसिस्टिविटी। आगे बात समझ क्लियर है? इतनी थ्योरी समझ आई आप लोग के? हम लोग कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लिए हैं। अब देखो मुझे कुछ और बातें इसको टेम्परेचर की टर्म्स में लेके आना है कि टेम्परेचर चेंज करूँ तो कंडक्टिविटी जो है वो कैसे चेंज होगा, वो मुझे पता करना है। अभी ड्यूड थ्योरी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी चल ही रहा है। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। टाइम ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। इसके आगे की जो कहानी है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके।